अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ठीक सामने हूं और मेरे साथ इस वक्त 3 डेली विजन के ओहदेदार हैं। मेरे साथ रवि जी हैं डोडा से, मेरे साथ पवन जी हैं डोडा से और इरशाद साहब है। आखिरकार डेली विजर को कब तक इनको गले की हड्डी कहा जाएगा, पाप की घंटी कहा जाएगा, नासूर कहा जाएगा? आज मैं इन तीनों लोगों से इस चीज़ के ऊपर जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इनको कब तक कहा जाएगा कि पिछले सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है। आखिर इसमें कुछ लोग जो हैं वो भाजपा सरकार के भी लगाए हुए हैं। मैं इनसे ही जानने की पूरी कोशिश करूँगा। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज़ में। कफ़ायत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा हर मंच से जो है हमारी आवाज़ को उजागर करते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ पवन जी भी हैं, इरशाद साहब भी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। पवन जी, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया कफ़ायत साहब। हम हर वक्त आपका चैनल देखते हैं, हर वक्त आप जो हैं गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आप हमेशा इस तरह गरीब लोगों की आवाज़ उठाते रहिए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इरशाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एटीएन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए इसके लिए भी शुक्रिया कि आप गाहे बगाहे हमारी आवाज़ जो है कई मंचों पर उठाते हैं, और इसके लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे, जिस तरह विक्रम रंधावा ने पिछले कुछ दिनों एक सवाल उठाया था डेली विजर के मसले में। उन्होंने कहा था 4th क्लास एम्प्लॉयज़ और जो डेली विजर है ये एक नासूर बन चुके हैं। तो मैं रवि जी से जानना चाहूँगा, रवि जी, किस तरह आपको लग रहा है कि आप क्या सच में नासूर बन गए बीजेपी वालों के लिए? कफ़ायत जी, जिस चीज़ की हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, अब वो बातें हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे आपने रंधावा जी की बात की, वो भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने नेता हैं। उनसे हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के इस गरीब तबके को जो है वो इस तरह इसका मजाक बनाएंगे। और रंधावा जी, भारतीय जनता पार्टी हर मंच से डेली वेजेस के लिए हमेशा ये कहती है कि ये एक सोशल इशू जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुका है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ खड़ी है। लेकिन अब सच जो है वो हमारे सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के जितने भी दिग्गज लीडर हैं, हम हर दिन इनके बयान सुनते हैं। अगर जहां जम्मू कश्मीर यूटी के भारतीय जनता पार्टी के हम रविंदर रैना जी की बात करते हैं, तो जिस मंच पे भी कहीं हमारे कोई प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं तो हमारे प्रोटेस्ट में आके वो स्टेटमेंट करते हैं कि हम जो है इन डेली वेजेस का मसला जो है अगर कोई हल करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। लेकिन उसके बाद अगर फिर हम कहीं दूसरे मंच से उनके ही किसी नेता का अगर बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं। तो कफ़ायत जी, मैं आपके चैनल के ज़रिए रंधावा जी को ये कहना चाहता हूँ कि रंधावा जी, रिसेंटली आप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता हो, और आपके साथ भी पिछले कुछ महीने पहले जो है एक वारदात हुई थी, और आप खुले मैदान में बाहर आए थे और बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे। वो क्यों आप आए थे? जब आपके बच्चों की रोजी रोटी की बात आई थी, आपके परिवार में जब आपने कहा था कि मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है कि पापा अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। रंधावा जी, तब आप कौन से बयान दे रहे थे? मीडिया के सामने आके क्या बयान होते थे आपके? तो उसके बाद जो है आपने फिर जब अपने पे इस चीज़ को देखा तो आप ये कैसे भूल गए कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर भी एक ऐसा तबका है जो पिछले 26-27 साल से जो है वो एक गुलामी की ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के अंदर बसर कर रहा है। उसके बच्चों की परवरिश करना एक डेली वेजर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे घर में जो हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी के साथ साथ अगर वो कहीं बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए टेबलेट तक लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो एक मंच से कुछ कहती है और दूसरे मंच पे जाके कुछ कहती है, इनकी दोहरी नीति जो है वो धीरे धीरे हमें समझ आ रही है। रवि जी, मैंने सुना है कि जिस तरह ये भाजपा सरकार का कहना है कि ये दूसरे सरकारों की फेंकी हुई हड्डी है, मैंने सुना है कि रवि जी को जो है बीजेपी के टाइम पर ही पोस्टेड किया गया है। बड़ी हंसी आ रही है। आपका प्रश्न जो है आज सही समय पे आपने इस प्रश्न को पूछा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप पहले
किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले मीडिया में उसको ब्रीफिंग करने से पहले आप उसकी पहले पूरी जांच कर लिया करो। जहां तक जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का मसला है कि वो किसने लगाए, कब लगाए, कैसे लगाए, तो उनमें जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक रहे हों जिस टाइम पे, या सरकार में ये रहे हों, तो इन्होंने भी जो है डेली वेजर्स को लगाने का काम किया है। और की एक जिंदा मिसाल मैं रवि शर्मा, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझसे इसका प्रमाण लेना चाहता है तो मैं इसका सबूत से जो है अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए जो है सड़कों पे हूं, और मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मैं यहाँ पर पवन जी से भी जानना चाहूँगा। पवन जी, जिस तरह बार बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो और 6750 पर कहना है आप लोगों का कि रोज़गार नहीं चल रहा है, तो इस वक्त जो है ये जो है सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही है, मैनिफेस्टो ला रही है, इलेक्शन आगे आ रहा है, बार बार भाजपा सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट सीएम जो होगा वो भाजपा का होगा। क्या आपको लगता है जब भी हम जो बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी उनको सवाल करने की कोशिश करते हैं कि डेली वेजर का मसला कब हल होगा, क्या होगा, तो वो बार बार भाग जाते हैं? क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी कि नहीं? देखिए, रविंद्र रैना जी या कोई भी यहाँ हमारे यूटी का हो, कोई भी सीएम बने, खुशी से बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी सीएम बन सकता है। लेकिन सीएम बनने से पहले जो आप बयान दे रहे हो, आपको ग्राउंड लेवल पर वो हालात देखनी है। आपको पता है कि डेली वेजर इस वक्त किस हालात में हैं। आप इनका मुद्दा जो है गवर्नर के पास ले जाइए, इनका मसला हल कीजिए, तब जाके डेली वेजर आपके बयान को सच्चा मानेंगे। अगर आप खुद अपनी जगह सीएम बनने की सोच रहे हो तो वो मुझे लगता है थोड़ा उतना आसान नहीं होगा। खैर, वो वक्त फैसला करेगा, जिसके हाथ में हुकूमत देनी होती है ऊपर वाले ने वो दे देता है, वैसे ही हालात पैदा होते हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है। आप देखिए, कहीं हिंदुस्तान में कहीं किसी जगह भी छोटा सा भी झगड़ा होता है तो मीडिया के ऊपर उसकी चर्चा होती है। लेकिन डेली वेजर का आप देखें, नेशनल चैनल है, जी न्यूज़ है, कहीं किसी जगह पर भी आप देखें कोई डिबेट नहीं इस मसले में हो रही है। आखिरकार हम ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हम इस आज़ाद भारत में रहने के बावजूद भी क्या हम गुलाम हैं? क्या हमको किसी दूसरे देश के लोगों ने लगाया है? आखिर इतना अत्याचार हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये हमारी बात जो है समझ में कहीं नहीं आ रही है। बहुत सारी सरकारों ने भी इलेक्शन के दौरान एसआरओ बनाए, लेकिन बाद में वो फेक निकले। बीजेपी ने भी बनाए, वो भी नहीं चले। और पिछली बार गवर्नर के साथ हमारी एक टीम मिली भी, वादा करने के बाद खुद जी न्यूज़ के सामने मनोज सिन्हा जी ये बता रहे हैं कि डेली वेजर जो हैं वो बगैर कमेटी के हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको जो योजनाएं हैं नई, उन योजनाओं में हमें इनको रखना है और रखना भी चाहिए। लेकिन क्या ये डेली वेजर के लिए यही योजना है 225? क्या यही योजना है उसके लिए? जो वो चल रहा है आप उसी पे चला रहे हो। कम से कम वो योजना आप दिखाइए तो सही ना। आप बार बार ये टाइम दे रहे हैं, लेकिन डेली वेजर के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। हमारी कंडीशन सभी जानते हैं कि इस आज़ाद भारत में इस वक्त हमारी कंडीशन कैसी है। कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर यूटी है, हम कहते हैं ये यूटी नहीं, ये तो झूठी है। यार सच्ची करके तो दिखाओ ना। सीएम बनो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बनो, कोई दूसरा बने, जिसके हिस्से में लिखा होगा वो बन जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप कम से कम ऐसे काम करो। एसपीओज को जिस तरह आपने मेरिट बना लिया है 5000, 12000, 18000, तो कम से कम इस डेली वेजर के लिए भी तो आप, अगर रेगुलाइजेशन आप तुरंत नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट तो दीजिए ना। अगर वो भी नहीं दे सकते हैं तो कोई मुनासिब रेट आप तो दे दीजिए ना। आप कुछ ही नहीं दे रहे हैं। और जब आपसे बयान लिए जा रहे हैं, आप डेली वेजर के बयान को कट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों में आप मसरूफ़ हो रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से भी हमारा ये निवेदन रहेगा और तमाम यूनियन लीडरों से भी हम आज कोशिश कर रहे हैं कि सब एक मंच पर इकट्ठा होकर हम लड़ें। क्यों? क्योंकि आपने देखा, कुर्सी को हटाने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए गुपकार अलायंस हो जाता है। दुश्मनी जिनकी आपस में चल रही है वो दोस्त बन जाते हैं। तो फिर इतना डेली वेजर में क्या है? कहा सुनी, ताना तानी, एक दूसरे पर दोष लगाना, ये चलता रहता है। अगर वो लोग एक दूसरे के दुश्मन दोस्त बन सकते हैं तो कम से कम डेली वेजर अपने मुद्दे के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लीडरों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से कुछ लेना है तो इकट्ठा एक प्लेटफार्म पे आने की बहुत ज़रूरत है। तो इरशाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट में ऐलान करती है कि जितनी भी यूटीज़ है उनमें मिनिमम वेजेस एक्ट रेट जो है लागू हो जाएगा,
उसमें एक फार्म उसके बाद कुछ 10-12 दिन के बाद निकाला जाता है। उसमें 12 नंबर पैराग्राफ पे ये भी लिखा है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी यूटी ये जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू हो जाएगा। क्या आपको बार बार सिर्फ लड्डू दिखाए गए, खिलाए नहीं गए? आपको नहीं लगता? किफ़ायतुल्लाह साहब, दरअसल बात यह है कि बीजेपी का इस वक्त जो नज़रिया और काम करने का तरीका है वो अपने उसके कौल फेल में एकदम 100% तजाद नज़र आता है, फ़र्क नज़र आता है। दूसरी जगहों पे, दूसरी स्टेट्स में अगर वेजेस हेड लागू हो गया है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार ने वादे किए थे कि 370, कई लोगों को बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की जिनको 370 से कोई जानकारी नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है। बीजेपी हुकूमत बनने के बाद यहाँ पे 370 का नाम लिया गया और उसके बाद जो है सबको पता चला 370 कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारे हकूक़ दबे हुए हैं। कांग्रेस NCPDP ने 70 साल से हमारे हकूक़ को दबा के रखा था। अब जो है नया सूरज चढ़ने वाला है, अब दूध की नदियाँ बहने वाली हैं, अब सोने के महल बनने वाले हैं। तो हम बेचारे डेली वेजरों को भी एक उम्मीद जग गई कि 370 जब हटेगा तो हमारे हकूक़ हमें मिलेंगे। और क्या हमारे क्या हकूक़ थे? कम से कम 20-20, 30-30 साल से जो डेली वेजर्स जो है सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क की जो बात कर रहे हैं, वही काम हम करके 6700 रुपया मंथली ले रहे हैं और वही काम करके जो है एक आदमी 70 या 60 हज़ार ले रहा है। वो बात कहाँ गई? दूसरी ये कि जो ख्वाब दिखाए गए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 के हटाने के बाद यहाँ पे सुनहरी दौर आएगा, यहाँ पे ये होगा, फलाना होगा, डिमका होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग समाज का एक बहुत बड़ा तबका है। 61,000 डेली वेजर जम्मू कश्मीर के गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकारी विभाग में काम करने के बावजूद सालों साल की हमारी तनख्वाह जो है सरकार ने हड़प ली है, दबा दी है। अब तक जिस तरह एक गुंडा किसी गरीब आदमी की ज़बरदस्ती कोई प्रॉपर्टी छीन लेता है या लेके नहीं देता है, वो रवैया हमारे साथ। तो आप कह रहे हैं कि वेजेस एक्ट तो वहाँ किया होगा दूसरे स्टेट्स में, यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ इनने उलट करना है हर जो बात है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ सेंट्रल सरकार को दुश्मनी है। बहुत ज़्यादा दुश्मनी नज़र आ रही है। ये किस चीज़ का, किन पीढ़ियों ने ये गलतियाँ की थी, किन वो कहते हैं ना सदियों ने सज़ा पाई, लम्हों ने खता की थी। अब वो खता किसने की थी वो हमें मालूम नहीं है। कम से कम यही हमें बता दें हमारे पूर्वजों ने ये खता की थी, हमारे किसी और साथियों ने ये खता की है जिसकी सज़ा आज तो बोल रही है ना कि ये दूसरी सरकारों ने लगाए हुए, इसीलिए हम इनको परमानेंट। देखिए, दूसरी सरकारों के लगाए हुए हैं। अभी आपके सामने मेरे एक साथी ने, आधे से ज़्यादा लोग थे इसमें बीजेपी के लगाए हुए हैं। 61,000 का 2014 तक फिगर था। आज अगर 1 लाख कुछ हज़ार बताया जा रहा है तो वो तो सब बीजेपी के पीरियड में लगे हैं। तो ये इनके बताने की बात है, झूठ की एक प्रैक्टिस कर ली है। पार्लियामेंट बिठाने से पहले इन्होंने एक कोर्स किया है, जैसे डिग्री होती है वो कोर्स किया। हमने झूठ की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर को कैसे हड़पना है और इंडिया के लोगों को जम्मू कश्मीर के नाम पे कैसे बेवकूफ़ बना के उनको वोट लेना है। इसके अलावा मेरी समझ में और कुछ नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ सरकारी विभाग में हम लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं, हमसे काम कितना लिया जा रहा है, उसके बाद तनख्वाह के नाम पे हमें क्या दिया जा रहा है, ये लूट है, ये सारा। और ये सेंसिटिव स्टेट मानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ मिलिटेंसी रही है, यहाँ अलगाववाद रहा है, यहाँ पे और भी कई चीज़ें जो है आई हैं। इस चीज़ को इस वक्त दुनिया फोकस कर रही है, खासकर हिंदुस्तान के इसको यूटी बनाने के बाद कि इंडिया गवर्नमेंट यहाँ समाज के तबके के लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रही है। तो वो आप सामने मीडिया भी समाज का कोई तबका रिसर्च करके पूछ के आप देख लीजिए समाज का कौन सा तबका इस वक्त सरकार से खुश है। हाँ, एक तबका मेरे जहन में अदना से सोच में ये आता है, ठेकेदार तबका एक है जिनको इस वक्त जो है करोड़ों रुपए जो है फंड्स आ रहे हैं। कहीं प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं 4 लेन बन रहा है, कहीं 6 लेन बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है। वो क्यों? उससे गरीब की 4 लेन बन जाएगा, एक डेली वेजर के घर में 4 लेन से चूल्हा तो नहीं जलेगा। एयरपोर्ट बनने से उसके घर में फीस तो नहीं आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट, अभी पिछले दिनों जो है सवाल किया गया आज़ाद साहब ने जब कहा कि हाँ जी इनने इतने साल में यहाँ पर किया क्या, तो कोई गिनवा रहा था, 2-3 प्रोजेक्ट उसने गिनवाए, जैसे 4 लेन बन रही है कश्मीर के लिए, ये यहाँ एक मरम्मत का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, सुन महादेव वगैरह वगैरह कुछ ये मतलब बड़े प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है। तो उसमें फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को, क्योंकि डेली वेजर को जो 6700 मिल रही है 1 रुपया भी वापस रिफंड नहीं होता है, उसी की जेब में आता है। 20,000 आएगी तो डेली वेजर की जेब में आएगी, रिफंड 1 रुपया नहीं होगा। तो हमें देखिए इनको फ़ायदा क्या है, ये तो उस चीज़ को देख रहे हैं,
ये तो उस नज़रिए से काम कर रहे हैं कि जहां हमारी जेब भरी जाए वो काम ये करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा गरीब मरता है तो मर जाए, जलता है तो जल जाए, जो होता है उसको हो जाए, वो उसकी किस्मत में है। इन्होंने बस अपना जैसा करना है जो जिसमें इनका फ़ायदा है। मैं रवि जी से जानना चाहूँगा कि आगे की क्या रणनीति इनकी होगी, क्योंकि अक्सर लोग जानना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर रवि जी से भी ये सवाल जो है ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा और रवि जी से भी बताना चाहूँगा कि 12 मोटर जो इशू राइडर लगा हुआ है उनको 2 महीने की सैलरी जो है अब भी रिलीज़ हो गई है। तो रवि जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो 2 महीने की सैलरी रिलीज़ हुई है, इसके बारे में क्या विचार आपके हैं, और जानना चाहूँगा आगे जो आने वाला टाइम है क्या कभी स्ट्राइक करेंगे आप, क्या रणनीति रहेगी आप? देखिए सर, जो आपका प्रश्न है 12 वोचर के राइडर में जो हमारे 1399 और हमारे डोडा डिवीज़न की मैं खास बात करना चाहूँगा कि 169 लोग जो हैं उस 12 वोचर के राइडर में फंसे हैं। रिसेंटली डायरेक्टर फाइनेंस के द्वारा एक आर्डर सर्कुलेट हुआ और उसी सिलसिले में कल हमने हमारे जल शक्ति एक्सचेंज डोडा से जो है इस सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने कहा कि फॉर्मली कोई आर्डर अभी तक हमारे पास नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया है कि कोई आर्डर आया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें 2 महीने की इमीडिएट जो है इनको सैलरी दी जाए ताकि इनको भी कोई रिलीफ मिले। ये लोग भी पिछले 2.5 साल से जो है विदाउट सैलरी जो है काम कर रहे हैं। तो सोचिए उन लोगों के क्या हालात होंगे, उनकी घर की क्या हालात होगी। तो फिलहाल उनके लिए एक छोटी सी आशा की किरण नज़र आती हुई दिखाई दे रही है कि 2 महीने की इमीडिएट रिलीफ, और उसमें डायरेक्टर फाइनेंस ने जो है एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को लेटर फॉरवर्ड किया है और 12 वोचर के रिलैक्सेशन की उसमें बात की है। हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट में इन 1399 लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। उसके अलावा जहाँ तक आपने हमारे आगे की रणनीति की बात की, तो कफ़ायत जी हमारी आप देख रहे हो कि जम्मू में सेंट्रल लीडरशिप जो है जिनकी क़यादत हमारे भानु जी जनरल सेक्रेटरी, दीपक गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट जो रिसेंटली हमारे न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं, बड़े जुझारू लीडर हैं। वैसे ही हमारे भानु जी की बात करें तो वो एक मास लीडर हैं, ग्राउंड के लीडर हैं। वो वर्कर की बात को समझते हैं और हालात के तहत जो है वो फैसला लेना जानते हैं। उसके अलावा ऑल डिपार्टमेंट्स के हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और रिसेंटली आपने देखा रियासी में एक ऑल डिपार्टमेंट्स का प्रोग्राम हुआ, बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ। जम्मू में हमारी बड़ी अच्छे 2-3 और प्रोग्राम हुए और उसके अलावा जो है हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने जो डिसाइड किया है कि मैं उससे पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा कि ये जो 8, 9, 10 महीने का वक्फा हमने बीच में गैप डाला, तो मैं इसका ब्रीफ करना चाहता हूं कि सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र राणा जी ने, जैसे मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने वहां पे हमें आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन के बाद जो है वो हम फौरी तौर पर आपको मिनिमम वेज एक्ट के रूप में रिलीफ देंगे। और वहीं माननीय मनोज सिन्हा जी ने भी हमारे एक डेलीगेशन के साथ मिलकर जो कहा था कि हम एक इस वक्त हमारी प्रशासन जो है व्यस्त है वो डीडीसी इलेक्शन को लेकर, और उसके बाद तुरंत जो है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हम एक आला अधिकारियों की कमेटी फ्रेम करेंगे और उसके बाद फेज़ मैनर्स में आपको रेगुलर करेंगे। तो हमने फिर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि हम सरकार को टाइम देंगे। 9 से 10 महीने का हमने टाइम दिया, लेकिन उसमें जो भी वायदे हुए वो सारे खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। और एक बार फिर जो है प्रशासन हमें रोडों पे उतरने के लिए मजबूर कर रहा है, स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसी रणनीति के तहत 25 सितंबर को ऑल डिपार्टमेंट्स का जो हमारा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले डिपकॉम में डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है 25 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और वहाँ से जो है आगे की रणनीति तय हो जाएगी। और तब तक हम अब दोबारा से सड़कों पे उतरेंगे और जब तक डेली वेजेस को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों से बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम उच्च नेताओं को और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह भी करता हूं, वार्न भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजेस को जो है वो हल्के में मत आंकिए। ये लोग जो है अब ताकतवर लोग बन चुके हैं, एक मंच पे आ चुके हैं और अपनी लड़ाई को जो है अगर आपने हमारे मसले हल नहीं किए तो आप देख लोगे आने वाले टाइम में इसके अंजाम आपके सामने होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमारे साथ थे। रवि जी जो रोड़ा से हैं, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ पवन जी भी थे और इरशाद साहब भी हमारे साथ थे। और रवि जी ने कहा है कि 25 सितंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर होने वाला है और वहीं से जो है बड़ी रणनीति तय की जाएगी। और आगे अगर हमारा मसला हल नहीं किया गया तो हम आगे का जो टाइम है रोडों पे आ जाएंगे, और तब तक हम रोडों से नहीं उठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, गुड बाय।